हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज से दोस्तों हम लोग हाई स्कूल की जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक है उसको कवर करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को? तो रेलवे की जो भी वैकेंसी आ रही हैं, जैसे एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, और जो भी वैकेंसियाँ आएंगी, तो उनका ये प्रॉस्पेक्ट रहता है कि जो भी हाई स्कूल या नाइन्थ की जो बुकें हैं, अगर आपने साइंस की अच्छी तरह से ये दोनों बुकें पढ़ ली तो आपके मान के चलिए 80 से 90% साइंस के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों आज से हम लोग जो हाई स्कूल की एनसीईआरटी की बुक साइंस की है उसको कवर करेंगे। तो पहला हम देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में। उसके बाद जब केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद हम चलेंगे फिजिक्स पे, और जब फिजिक्स समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम कवर करेंगे बायोलॉजी को। तो पहला आज का चैप्टर है हम लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें क्या है, चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। तो हेडिंग दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि जब आप भोजन करते हैं तो कुछ समय के बाद वह पूरा का पूरा भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। ठीक, क्या भोजन करते हैं तो वह पूरा पच जाता है। जब आप श्वसन करते हैं तो उस श्वसन से क्या होता है, श्वसन में क्या करता है कि ऑक्सीजन जो होता है वह हम अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उसका हमारे अंदर जाना और फिर बाहर CO2 निकल के आना, यह कौन सी क्रिया है या यह कैसे होती है? एक दूसरा हो गया क्या, श्वसन। अगला, आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के बाहर कहीं लोहे की कोई वस्तु रखी हुई है, क्या रखी हुई है, लोहे की कोई वस्तु रखी हुई है, और फिर क्या देखेंगे आप, कुछ समय के बाद उस पर एक परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, परत, जिसे हम लोग कहते हैं जंग लग गया। क्या बोलते हैं कि उसमें क्या हो गया, जंग लग गया है। यह परिवर्तन कैसे हो गया? और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दूध को जब गर्म कर लेते हैं तो गर्म करने के बाद उसमें हल्का सा थोड़ा सा दही मिलाते हैं, शाम को रख देते हैं, उसके बाद सुबह देखते हैं पूरा का पूरा दूध जो है वह किस में बदल गया, दही में बदल गया। यानी शाम को हम लोगों ने दूध रखा और सुबह जो है वो दही में बदल गया। यह कैसे हुआ? आप ले लीजिए मैग्नीशियम, और उस मैग्नीशियम के फीते को, जो मैग्नीशियम है उसको जब आप जलाएंगे, क्या करेंगे, जब आप उसको जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें श्वेत एक लौ निकलेगी, और लौ निकलने के बाद वह सफ़ेद चूर्ण में बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा, सफ़ेद चूर्ण में बदल जाएगा। अब ये सफ़ेद चूर्ण में कैसे बदल गया, यानी क्या परिवर्तन हुआ? तो हमने इतने उदाहरण देखे, इन सभी उदाहरण में क्या हो रहा है? आपने कभी सोचा कि इन सभी उदाहरणों में क्या हो रहा है? या जो हमने अभी देखा, भोजन कैसे पच रहा है, श्वसन की क्रिया जो कर रही है इसमें क्या हो रहा है, लोहे की जो वस्तु है उस पर जंग कैसे लग रही है, दूध से दही कैसे बन गया, या क्या हुआ? तो ये जो सभी उदाहरण है जो हमारे दैनिक जीवन में अक्सर होते रहते हैं, इन्हीं सभी को कहा जाता है कि इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। अब बारी बारी से हम देखेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं। चलिए, यानी हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, ऐसे परिवर्तन, कैसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? दूध से क्या बन गया, दही बन गया। लोहा जो था उस पर जंग नहीं लगी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर एक पतली सी परत लग गई, यानी जंग लग गया। मैग्नीशियम हमने जलाया तो उसका चूर्ण बनी, राख बन गई।
क्या हुआ, यानी परिवर्तन हो गया। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, क्या होता है, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। किसमें, रासायनिक अभिक्रियाओं में। और क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, पहला चीज़ जो होगा वो होगा उसके स्टेट में चेंजिंग आएगा, यानी अवस्था में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन, यानी पहले उसका रंग दूसरा रहेगा और जब उनके बीच अभिक्रिया हो जाएगी तो उसका रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन पहले हो सकता वो लिक्विड में हो, कुछ समय के बाद वो हो सकता है सॉलिड में बदल जाए। किसमें बदल जाए, सॉलिड में, यानी ठोस में बदल जाए, तो यह भी परिवर्तन होता है। तीसरा चीज़, गैस का उत्सर्जन होगा। किसका होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, या फिर कह सकते हैं कि निकलेगा या निकास होगा। चौथा चीज़, तापमान में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक, तो हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जब पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, यानी क्या हो गया वो, रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगी, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है और तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो पहला जो हमने हेडिंग देखा था रासायनिक अभिक्रिया, यानी उसका डाउट सब क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण जो है वह क्या है, तो अगला हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होगा कि अभी हमने देखा कि हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। ठीक, तो मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसको पहले रगड़ के साफ़ किया जाता है और रगड़ कर साफ़ करने के बाद उसको जलाया जाता है। क्या किया गया, उसको जलाया जाता है, नहीं जलाया गया। तो जलाने के बाद क्या हुआ, वो लौ के साथ जलेगा और जलने के बाद वह राख बन जाएगा। कैसा राख बनेगा, श्वेत चूर्ण बनेगा। कैसा बनेगा, श्वेत चूर्ण। तो हमने ये जो क्रिया कराई, क्या कराई, मैग्नीशियम को जलाया, जलाने के बाद क्या बना, चूर्ण बना। इसी को क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं शब्द समीकरण के रूप में। शब्द समीकरण के रूप में कैसे, क्या लिखेंगे, पहले शब्द समीकरण के रूप में। शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम, तो लिख लेंगे पहले मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया। हमने क्या किया था, जलाया था। तो कैसे जलेगा भाई, कोई अगर ईंधन है वो कैसे जलेगा, पहली चीज़ तो उसको ऊष्मा चाहिए, बिना ऊष्मा के जलेगा, नहीं जलेगा। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी कोई वस्तु जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ईंधन चाहिए और ऊष्मा, ये तीन चीज़ें जलाती हैं। ठीक, तो मैग्नीशियम लिया हमने, इसको क्या किया था, जलाया था, यानी किसके साथ जलेगा, ऑक्सीजन के साथ जलेगा, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। उसके बाद उसमें परिवर्तन क्या हुआ, इसका परिवर्तन होकर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो जो जो चीज़ हमने किया था उसी को बस केवल शब्द के रूप में लिख लिया कि मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, इसको हमने पहले किया था, उसके बाद क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही जो फॉर्म लिखा हुआ है इसी को कहा जाता है शब्द समीकरण, यानी हमने क्या किया, शब्द समीकरण लिख लिया। अब ये जो एरो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एरो, इस एरो के टेल की तरफ यानी पीछे की तरफ जो है इसको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है या रिएक्टेंट। ठीक, ये रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट जो होता है जिनमें रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ऐसा पदार्थ, दो पदार्थ हो सकता है या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है, कभी कभी एक ही होता है, बस उसको गर्म करके यानी उष्मा दे करके उसमें चेंज लाया जाता है। तो जिनमें रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होती हैं, किनमें हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच हो रही है, तो जिनमें रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होती हैं यानी होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है कारक। यानी किसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, यानी यहाँ हम लिख लेते हैं कि जिनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होती हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इस रासायनिक परिवर्तन के बाद यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो रासायनिक परिवर्तन हुआ उसके बाद, यानी ये जो एरो लगा हुआ है इसके हेड की तरफ जो भी पदार्थ बनेगा उसको कहा जाएगा उत्पाद। क्या कहा जाएगा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक, यानी हेड की तरफ हमेशा प्रोडक्ट होगा और टेल की तरफ क्या होगा, अभिकारक होगा। तो पदार्थों में जब रासायनिक परिवर्तन हुआ, उस रासायनिक परिवर्तन के बाद नए पदार्थ का, नए गुण वाले पदार्थ का फॉर्म बना एक, जिसे कहा गया क्या, उत्पाद कहा गया। एक नया पदार्थ बना जिसे क्या कहा गया, उत्पाद कहा गया। अब देखते हैं जो हमने यहाँ पर शब्द समीकरण लिखा हुआ है, क्या शब्द समीकरण लिख करके हम इसको और अच्छे से विस्तृत रूप में बता सकते हैं। अभी तो ये छोटा सा रूप है, अब अगर बहुत बड़ी बड़ी अभिक्रिया हो और उसको कहीं लिख करके एक दूसरे को समझाना हो तो क्या आसान होगा, नहीं, आसान नहीं होगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी लिखने में। तो इसको क्या किया गया और संक्षिप्त किया गया और छोटा किया गया। अब इसको संक्षिप्त या छोटा कैसे किया जा सकता है, इसको छोटे रूप में किया जा सकता है इसके संकेतों को लिख करके। कैसे, इसके संकेतों को लिखकर, इसके जो भी संकेत हैं, जैसे कोई अगर कंपाउंड है, कोई यौगिक है तो उसके सिंबल को लिख दिया जाएगा कि अच्छा इसका जो सूत्र होता है उसको लिख दिया जाए। कोई अगर एलिमेंट है, कोई तत्व अगर है तो उसका सिंबल लिख लिया जाए, तो वो उसका फॉर्म जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, संकेतों का प्रयोग करके इसको छोटे रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, संकेत में मैग्नीशियम का जो होता है वो Mg प्लस ऑक्सीजन क्या होता है O2 और एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो हमारा बन गया या क्या, रासायनिक समीकरण। क्या बन गया, रासायनिक समीकरण, जो कि अगर अभिकारक में दो या दो से अधिक अभिकारक होगा तो उसको हम प्लस के द्वारा इधर लिख देंगे बाएं तरफ में, किसके, एरो के टेल की तरफ में। और अगर उत्पाद में, प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो उसको हम हेड की तरफ प्लस के रूप में लिख देंगे। अगर एक होगा तो एक ही लिखेंगे, लेकिन अगर 102 मिल गया, 3 मिल गया तो उसको प्लस करते हुए इसे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद कि हमने तो समीकरण लिख लिया। अब ये जो समीकरण लिखा हमने, हम जब मैथ में समीकरण को हल करते हैं तो क्यों हल करते हैं समीकरण को, समीकरण में अक्सर हम लेफ्ट वाले को राइट वाले के साथ क्या करते हैं, बराबर कराते हैं। तो क्या वैसा कुछ नियम इसमें भी लगेगा, हाँ वैसा ही नियम इसमें भी लगेगा। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है Mg प्लस O2 एरो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड
इस समीकरण को, जो यह समीकरण तैयार हुआ है, बना है, इस समीकरण को कहा जाएगा कंकाली समीकरण। क्या कहा जाएगा? कंकाली रासायनिक समीकरण। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इस रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ की द्रव्यमान संख्याएं जो है, यानी लेफ्ट अभिकारक की द्रव्यमान संख्या और उत्पाद यानी प्रोडक्ट की द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं है। क्या नहीं बराबर है? द्रव्यमान संख्या। यानी इधर हो जाएगा अभिकारक, किधर? बाएं तरफ, और दाएं तरफ हो जाएगा क्या? उत्पाद। ठीक, यहाँ पर क्या है? बाएं तरफ में है अभिकारक और दाएं तरफ में क्या है? उत्पाद, हेड की तरफ उत्पाद। तो अभिकारकों की जो द्रव्यमान संख्या है उत्पादों की द्रव्यमान संख्या के बराबर नहीं है, तो क्या कहा गया? कंकाली रासायनिक समीकरण। यानी किसी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है जिस समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान संख्या बराबर ना हो। अब हमने कैसे पता किया कि इसकी द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं है? पहला क्वेश्चन, कैसे पता किया कि इसकी द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, हम क्यों इसके द्रव्यमान संख्याओं को बराबर कर रहे हैं? अभिकारकों की द्रव्यमान संख्या और उत्पादों की द्रव्यमान संख्या को क्यों हम इक्वल कर रहे हैं, बराबर क्यों कर रहे हैं? तो पहला आंसर देखते हैं यहाँ पर क्यों का, कि क्यों हम इसको बराबर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान का या द्रव्यमान संख्या का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। ठीक, तो इससे क्या हमने समझा कि ना तो हम इसका निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसको समाप्त कर सकते हैं। किसको? द्रव्यमान को। तो जितना प्रोडक्ट, जितना अभिकारक हमने लिया, कितना अभिकारक हमने लिया, मान लीजिए जैसे अगर मान लीजिए हमने ए और बी, ठीक, दो पदार्थ लिए, यहाँ पे हमने 2 kg ए को लिया मान लेते हैं और बी को ले लिया 1 kg। ठीक, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा, जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बन के कितना आएगा? 3 kg का। तभी तो बराबर होगा। अगर मान लीजिए 2 या 1 kg का बन के आया, 1 किलो का बन के आया, तब तो बराबर नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने 2 और 1 kg का, 2 kg का ए लिया है, 1 kg का बी लिया है, तो जो प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा वो कितने का बन के आएगा? 3 kg का। तभी ये क्या करेंगे? द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करेंगे। उसी प्रकार से हमें क्या करना है? इस रासायनिक समीकरण को, केमिकल रिएक्शन को भी हमें क्या करने पड़ेंगे? बैलेंस करने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि पहला कि बैलेंस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़े? बैलेंस करने पड़े। और हम कैसे पता कर लेंगे कि ये बैलेंस नहीं है? तो इसका आंसर एक साथ यहाँ निकालते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, यानी कैसे एक रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। ठीक, केमिकल रिएक्शन को यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना।
ठीक, तो आइए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। चलिए, यही जो ऊपर लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, रोज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहला काम क्या करना है आपको, कैसे पता किया जाए कि ये कंकाली रासायनिक समीकरण है, अर्थात इसकी द्रव्यमान संख्या अभिकारकों की द्रव्यमान संख्या जो है उत्पादों की द्रव्यमान संख्या के बराबर नहीं है, उसी को तो कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाएगा, जिस रासायनिक समीकरण में, जिस केमिकल रिएक्शन में अभिकारकों की द्रव्यमान संख्या जो होगी वह उत्पाद की द्रव्यमान संख्या के बराबर होगी, तभी हम उसे क्या बोलेंगे कि यह जो रासायनिक समीकरण है वह संतुलित है। तो चलिए पता कर लेते हैं। पहले आप क्या करिए कि जो भी इधर लिखा हुआ है, जो भी इधर पदार्थ लिखे हुए हैं उनकी परमाणुओं की संख्या काउंट करिए। कैसे, Mg यानी मैग्नीशियम अगर हम इधर देखें तो 1 लिखा हुआ है, और अगर ऑक्सीजन हम देखें तो इधर पे 2 लिखा हुआ है। किधर, अभिकारक की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ। बाकी प्रोडक्ट की तरफ अगर हम जाएँ तो यहाँ मैग्नीशियम 1 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन कितना है, वह भी 1 है। अब यहीं से आपको पता चल गया, यानी एक आंसर पता चल गया कि कैसे हम पता करेंगे। तो पता यहाँ से आपको चल जाएगा कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है या बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं परमाणु और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो ऐसे हमने पता कर लिया कि ये जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, यानी रासायनिक एक कंकाली रासायनिक समीकरण है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए पहला काम आप क्या करेंगे, पहले जो भी लिखा हुआ है, अगर कंपाउंड में लिखा हो तो कंपाउंड में, नहीं तो अगर केवल तत्व के रूप में लिखे तत्व को, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी जो भी परिवर्तन करने इसके बाहर करने हैं। ऐसा नहीं कि हम इसी के बीच में, यहाँ बीच में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। यानी इसके बाहर जो भी काम करने हैं। तो चलिए क्या करते हैं, पहला काम यही रहेगा आपको कि जो भी परमाणु लिखे गए हैं उनकी संख्याओं को लिख लीजिए कि कितने कितने हैं। हमने क्या किया, दोनों तरफ लिख लिया कि कितने कितने हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करिए, जब आप लिख लीजिए परमाणु संख्या तो फिर बराबर करने की कोशिश करिए कि कैसे बराबर हो। जैसे इधर अगर ऑक्सीजन हम देखें, अभिकारक की तरफ 2 हैं और प्रोडक्ट की तरफ 1 है ऑक्सीजन, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर, कैसे, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो अगर हम इसके बाहर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 2 इधर है और ऑक्सीजन 2 इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ, ब्रैकेट लगा हुआ, कोष्टक तो सब में होगा। तो इस 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, Mg यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों में होगा। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम अभी हमारा प्रोडक्ट में 2 हो गया, लेकिन रिएक्टेंट में कितना है, 1 है। तो क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दें। तो 2 मैग्नीशियम इधर भी, ऑक्सीजन 2 इधर भी, और इधर भी क्या हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2-2 हो गए, यानी बराबर हो गए। यानी उसके बाहर ही करने हैं आपको, अंदर नहीं करने। जो भी परिवर्तन करने हैं कहाँ करने हैं, बराबर। यानी ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। ठीक, यानी ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण इसी को कहा जाएगा। चलिए एक और करके देख लेते हैं, जिंक, इसको नहीं दूसरा लेते हैं, ये तो बैलेंस है। आयरन H2O Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, उसके बाद H2। अब क्या करेंगे, पहला काम क्या करना है हमको, आयरन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, लिख लेना है। तो बाएं तरफ देख रहे हैं, 1 आयरन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। और इधर देख लेते हैं, आयरन कितना हो गया, 3, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, और उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक, अब देखिए हमने पता कर लिया कि बैलेंस तो नहीं है,
एक तो कम पड़ रहा है आयरन में, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा इसमें हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है। ठीक, तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं आयरन ब्रैकेट H2O ब्रैकेट गिव्स Fe3O4 ब्रैकेट और प्लस हाइड्रोजन ब्रैकेट, यानी इसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करना, जो भी करना है इसके बाहर करना है। चलिए, तो इधर है भैया आयरन 3, इधर बचे हैं 1, तो क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आयरन 3 इधर भी हो गया, इधर भी 3 आयरन हो गया। उसके बाद अब हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस है, अब चलते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन इधर है 4 और इधर है 1, तो अगर इसके बाहर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना बन गया, ये अब देखिए ध्यान से, यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जैसे ही 4 जाएगा तो 2 से और 4 में गुणा होगा, क्या होगा, 2 से 4 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 8 क्या हाइड्रोजन, और इधर कितना बना हुआ है 2, तो 8 बनाने के लिए हम 2 में कितने का गुणा कर दें, 4 का, तो बन जाएगा 4, यानी बन क्या गया 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 और प्लस 4H2 हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक, ये जो अब जो प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, परमाणु की संख्या देख रहे हैं बराबर है कि नहीं है, पता कर रहे हैं, सबको बारी से लिख रहे हैं। उसके बाद उसके चारों तरफ ब्रैकेट लगा रहे हैं, जो भी कंपाउंड दिया गया है, ब्रैकेट लगाने के बाद उसके बाहर जितने की हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़े उतने से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर दोनों के हो जाते हैं, क्या कर दे रहे हैं, दोनों को बराबर करने के बाद देख रहे हैं कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है उसके सभी कंपाउंड में जो भी परमाणु दिए गए हैं उनकी संख्या क्या हो गई है, बराबर हो गई हैं। तो ये जो प्रक्रिया अपनाई गई इसे कही जाती है हिट एंड ट्रायल। कौन सी प्रक्रिया, हिट एंड ट्रायल। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा कि जब हम कोई भी रासायनिक समीकरण जो होता है उसको जब हम संतुलित कर लेते हैं, तो संतुलित करने के बाद आपने कभी देखा होगा बुक्स में कि जी इसी के बगल लिखा होगा, जी लिखा होगा, या फिर एल लिखा होगा, या फिर एस लिखा होगा, या ए क्यू लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए इस समीकरण जो भी ये समीकरण जो ऊपर लिखा हुआ है इसको और अच्छे से समझाने के लिए क्या होता है कि उसके बगल में उसके फॉर्म के लिख दिया जाता है कि जैसे ये जो कंपाउंड या जो भी पदार्थ रखा हुआ है वो किस फॉर्म में है, गैस के रूप में है या फिर ठोस के रूप में है या फिर द्रव के रूप में है, किस फॉर्म में है। तो गैस के रूप में होगा तो जी लिखा जाएगा, और अगर लिक्विड के रूप में होगा तो एल लिखा जाएगा, सॉलिड के रूप में होगा तो एस लिखा जाएगा, और जलीय रूप में होगा, एक्वस में होगा तो ए क्यू लिखा जाएगा, एक्वस। ठीक, किसके बगल, यहीं पे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन ऑक्साइड जो है और प्लस 2H2O गिव्स CH3OH, तो ये जो कंपाउंड है लिक्विड फॉर्म में है, एल लिख दिया जाएगा, और यहाँ जो हाइड्रोजन है इसको बगल यहाँ बीच में लिख दिया जाएगा, जी यानी गैस फॉर्म में है, और यहाँ ये भी क्या है, जी फॉर्म में है, तो इसको इस कोष्टक में ब्रैकेट में क्या दिया जाता है, इस छोटे से रूप में यहाँ पे जी लिख दिया जाता है। तो ऐसे क्या करते हैं, इसको हम और थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाते हैं, जो कि अच्छे से समझाने के लिए, किसी भी को समझाने के लिए आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में है। तो हमने समझा कि जो रासायनिक समीकरण है, अभी पीछे हमने क्या समझा, पहला चीज़ की रासायनिक अभिक्रियाएँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। दूसरा कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन, और जो केमिकल इक्वेशन है यानी जो रासायनिक समीकरण उसको संतुलित कैसे किया जाएगा, जो संतुलित कैसे पता किया जाए कि ये संतुलित है या संतुलित नहीं है। एरो का जो एरो होगा, जो भी जिस रिएक्शन में एरो की तरफ, एरो जो है उसके हेड की तरफ क्या होगा और टेल की तरफ क्या होगा, ये भी हमने देख लिया।
तो अब इसके बाद आगे के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं क्या सभी एक ही प्रकार की होती हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अभी हमने उदाहरण देखा था कि जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं इसमें एक भोजन का पचना था, एक क्या हो गया, भोजन का पचना हो गया, श्वसन की क्रिया हो गई, लोहे पर जंग लग गई, दूध से दही बन गई, या फिर मैग्नीशियम को जलाया गया। तो क्या सभी रासायनिक अभिक्रियाएं एक ही प्रकार की होती हैं या अलग अलग होती हैं। तो यानी अगला टॉपिक जो होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगले के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो आज का होमवर्क ये है क्या कि आपको केमिकल रिएक्शन दिए जा रहे हैं दो। पहला लिख लीजिए HNO3 CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। दूसरा NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन को घर पे आप सॉल्व कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो अगले के टॉपिक में हम देख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद।